पड़ता है। उन्हें पेंशन राशि के अतिरिक्त 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में ऐसे NF-SC परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा निःशक्त हैं तथा इस कारण वे स्वयं राशन लेकर आने जाने में असमर्थ हैं, उनको बिना किसी बाधा के राशन की निःशुल्क डोर स्टेप डिलीवरी के लिए योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के कोने कोने में NF-SC परिवारों को घर के निकट ही राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 5000 नई राशन की दुकानें खोलने की घोषणा करता हूँ। राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से आगामी वर्ष सप्ताह 2 दिवस पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु लगभग 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राज्य में बिजली की सुविधा से वंचित 43,060 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूर्ण विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 21 करोड़ 53 लाख रुपये का एक मुश्त तथा मासिक विद्युत हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये की लागत से मदरसों के आधारभूत संरचना का विकास, कंप्यूटराइजेशन, फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस परियोजना के अंतर्गत वन्य जीव प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण हेतु जालाना, सहिष्का, रणथंभौर, मुकंदरा में व्यवस्था की गई है। इस सुरक्षा का विस्तार करते हुए संरक्षित क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस पर 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को इको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु DPI बनाई जाएगी। प्रदेश में सीवरेज और कचरे की समस्या के समुचित निस्तारण के लिए कोतपुरी, जयपुर, नोखा, बीकानेर, केसरापाटन, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमंद एवं भरतपुर में 1000 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज में अन्य कार्य कराए जाएंगे। राजभाटा, चित्तौड़गढ़, पिपाट सिटी, बिलाड़ा, जोधपुर में सीवरेज में ड्रेनेज के कार्य कराए जाएंगे। साथ ही से डूंगरगढ़, बीकानेर में सीवरेज में ड्रेनेज के कार्य तो DPI बनाई जाएगी। शपोटरा में पानी भराव की समस्या के निस्तारण के लिए नाले का निर्माण व अन्य कार्य कराए जाएंगे। शहरों में गीले कचरे को लिक्विड वेस्ट को प्रोसेस कर बायोगैस मीथेन का उत्पादन किया जाएगा। इस पर 125 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य कराए जाएंगे। आधारभूत संरचना में 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजनों को राहत प्रदान किए जाने की दृष्टि से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा 8 में संशोधन कर मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार कच्ची बस्ती के आवासियों को राहत प्रदान करने की उद्देश्य से सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन की कट ऑफ डेट 15/8/9 से बढ़ाकर 31/12/21 किए जाने की घोषणा करता हूँ। पट्टे हस्तांतरण होने के पूर्ववर्ती प्रावधान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान 21 में यह प्रावधान किया गया था कि पट्टा जारी होने के 10 वर्ष बाद ऐसा पट्टा हस्तांतरण हो सकेगा। इस 10 वर्ष की अवधि को 3 वर्ष किए जाने की घोषणा करता हूँ। 110 वर्ग गज से 200 वर्ग गज तक में अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग के क्षेत्र की आरक्षित दर तथा DLC दर जो भी कम हो कि 10% की दर पर उक्त अतिरिक्त भाग का पट्टा दिए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इन राहतों का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से वर्तमान चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 31 मार्च 22 से बढ़ाकर 31 मार्च 23 तक किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1260 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, अन्य आधारभूत कार्य करवाने प्रस्तावित है। मैं इन सड़कों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ।
जयपुर में इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर के से बस्ती तक की सड़क पर 50 लागत से जयपुर में इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर से बस्ती तक की सड़क का 50 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उदयपुर में पुला चौराहे से फतेहपुर चौराहे होते हुए सुकाड़िया सर्कल तक एलिवेटेड रोड का 120 करोड़ की लागत से यूआईडी द्वारा निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बीकानेर शहर के कोट गेट एवं सांकला गेट फाटक की समस्या के समाधान हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। राजगढ़ अलवर में एलसी 142 पर आरयूबी के स्थान पर आरओबी व डूंगरगढ़ बीकानेर में नासीसर से कुचोर रास्ते में आरयूबी का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही चूरू में सिद्धमुख चागड़ा व भोजान हमीरवास में आरयूबी निर्माण हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त काटोवास निमराना अलवर में फुट ओवरब्रिज में बयाना भरतपुर में अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। गांधीनगर जयपुर स्थित ओल्ड ट्रांजिट हॉस्टल कैंपस के पुराने 40 क्वार्टर्स को डिसमेंटल कर प्रथम श्रेणी के 32 बहुमंजिला आवासों का निर्माण, इस पर 44 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सालम सागर तालाब पोखरण जैसलमेर का सौंदर्यीकरण विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही अजमेर में आना सागर स्केप चैनल की पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। अंताबारा में बाढ़ बचाव परियोजना के द्वितीय चरण में खाड़ी का चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण में पुलिया प्रोडक्शन वाल सहित कार्य कराए जाएंगे। साथ ही 12 अक्टूबर शहर में भी बाढ़ बचाव परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पेयजल और भूजल माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय विधायकगणों, प्रदेश के सरपंच साथियों के साथ साथ ग्रामीण अंचल के आमजन के नए समय समय पर जनता जल योजना से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया है। पंचायतों को इस योजना के अंतर्गत पेयजल स्कीम चलाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी के साथ ही टेक्निकल मैन पावर के उपलब्ध नहीं होने के कारण भी समस्या आती है। अतः जनता जल योजना के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन की दृष्टि से इन योजनाओं को पीएचडी विभाग को दिए जाने की घोषणा करता हूँ। जयपुर शहर में 4 दीवारी, अन्य क्षेत्रों में जर्जर पाइपलाइन तथा उपभोक्ता जल कनेक्शन बदलने संवर्धन कार्यों से लगभग 283 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही जयपुर के हवा महल के नज़दीक इसे नालों को ढकने के कार्य डीपीआर बनाई जाएगी। हमीरा बांध चित्तौड़गढ़ से पेयजल उपकरण हेतु 16 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जाएंगे। बगड़ी सोरियत पाली में कनिष्ठ अभियंता पीएचडी कार्यालय तथा मालाखेड़ा अलवर, आंधी जमनारामगढ़, जयपुर गंगराज चित्तौड़गढ़, लोसर धोद शिक्षण सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाएंगे। ऊर्जा हमारे द्वारा पवन और सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए लाई गई नीतियों की सराहना हुई है तथा इस कारण प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान रखता है। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्रदेश के विकास को अधिक गति मिल सके, इस दृष्टि से नीतियों के अंतर्गत भविष्य में निवेशकों द्वारा पावर उत्पादन का एक हिस्सा प्रदेश को भी मिले, इस हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु मैं विभिन्न जीएसएस और विद्युत इकाइयों की सूची पटल पर रख रहा हूँ। पर्यटन कला संस्कृति पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारक में मीरा स्मारक, राव डूडागढ़, मेड़ता नागौर, मुंशी महारानी की छतरी व नीलकंठ अलवर, अजीत विवेक म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू, राजकीय संग्रहालय भरतपुर मोलेला खमनोर, राजसमंद आदि को विकसित किया जाएगा। इस पर 10 करोड़ रुपये होंगे। जोगेश्वर धाम नावा नागौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही घोट मांगलोद जायल नागौर और सैया धाम चौटन बाड़मेर में पर्यटन विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जोधपुरिया नेवाई टोंक में देवनारायण पेंदरमा बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से मंदिरों, मस्जिदों, दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च तथा अन्य धर्मों के स्थलों पर का सर्वे कराकर चयन करते हुए आधारभूत संरचना के कार्य कराए जाएंगे। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जयपुर के आराध्य देवी श्री गोविंद देव जी मंदिर के पहुंच मार्गों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही जयपुर के गलता गेट के समीप स्थित ईदगाह
क्षेत्र के मार्गों का जीर्णोद्धार एवं जन सुविधाओं को विस्तार किया जाएगा। इन समस्त कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये प्रावधान प्रस्तावित है। हमारे द्वारा वर्ष 13 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। वर्ष 21-22 के बजट में इस योजना के अंतर्गत 10,000 से बढ़ाकर 20,000 श्रद्धालु लोगों को तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की गई थी, परंतु कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। आगामी वर्ष में इस प्रकार तीर्थ यात्रा योजना से बढ़ी हुई संख्या में वरिष्ठ जनों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना पर 30 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित राज्य के पर्यटन उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से कोविड-19 की दूसरी लहर में जिस अवधि में पर्यटन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी, उसी अवधि में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान को देय किराया मासिक लाइसेंस फीस में पूर्ण छूट दिए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही उक्त प्रतिबंध समाप्त होने की दिनांक से 31 अगस्त 21 तक इस अवधि में पर्यटकों की आवक में हुई कमी के आधार पर देय किराया मासिक लाइसेंस फीस में अनुपातिक छूट देना प्रस्तावित है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्रदेश में बोरवट बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नगर भरतपुर, बस्ती चित्तौड़गढ़, बराबड़ा शिरोई, सिकरा दौसा, बराबड़ा खुर्द खंडार, सवाई माधोपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। रोहटिया, मेवा, दौसा में कृषि उपज मंडी विकसित की जाएगी। ग्रामीण एवं किसान भाइयों की सुविधा हेतु मैं चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायतों पर पंचायत मिनी सचिवालय स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ, जिससे संबंधित विभाग राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास पंचायत राज के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधा एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रथम ये कार्य उन ग्राम पंचायतों पर हाथ में ले जाएंगे जहाँ माननीय सदस्यगण अपने MLA लेड फंड से 20 लाख रुपये स्वीकृत करेंगे। ऐसे स्थानों के लिए शेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कॉन्टेक्चुअल सर्विस रूल्स के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50,000 पद सृजित करते हुए पंचायत कैडर का गठन किए जाने की घोषणा करता हूँ। गैर नॉन नोटिफाइड कृषि जिन्सों एवं खाद्य पदार्थों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्र 0.5% यूजर चार्ज लगाया गया था। मुझे इस यूजर चार्ज की राशि को कम करने के संबंध में विभिन्न मंडियों के व्यापारियों ने ज्ञापन प्राप्त हुए, अतः इस यूजर चार्जेस को 0.5 से घटाकर 0.25 किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में काश्तकारों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थायी लगान को भू राजस्व को खरीफ संवत 2075 वित्तीय वर्ष 18-19 से माफ किया जा चुका है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 18-19 से पूर्व का भी बकाया स्थायी लगान समाप्त किए जाने की घोषणा करता हूँ। नया बास, ढाणी गांव बिठोला के पार बामनवास, सवाई माधोपुर अनाथ नदी पर गराडिया, गागर तलाई, बांसवाड़ा में अनिकट निर्माण कराए जाएंगे। साथ ही किशनगंज बारा में हथवारी खिरिया लघु सिंचाई परियोजना तथा चिरालिया अनिकट की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तांबड़िया, चाकसू, अजमेरीपुरा, जयपुर और रिस्का की नाल, डूंगरगढ़ के एनीकट निर्माण की DPR बनाई जाएगी। डोलाई बांध, चित्तौड़गढ़ की नहरों, माइनर एवं LMC स्लूस के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। साथ ही माछली बांध, नैनवा, बूंदी ऊंचाई बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में चरागाह भूमि के समुचित विकास एवं संरक्षण के लिए गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्तम नस्ल के गोवंश की वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में अनुदानित दर पर सेक्स शॉर्टेज सीमेन का उपयोग करते हुए 40 लाख आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन कराया जाना प्रस्तावित है। ये तो आगामी वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। 23 फरवरी 22 को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को देय अनुदान यानी 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने का सर्वत्र स्वागत किया गया था, किंतु मेरी जानकारी में आया है कि कुछ डेयरी संघों ने दूध की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस बाबत RCDF को पाबंद किया जाएगा कि मिल्क यूनियन को निर्देशित कर
दूध की दर नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें तथा जहाँ पर बड़ी दरें लागू कर दी गई वहाँ पर इस बढ़ोतरी को विड्रॉ करें। 12 में जिला दुग्ध संघ बनाए जाने के साथ ही मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की दुधारू देसी नस्लों के गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर स्थित राजकीय वेटनरी कॉलेजों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी ETT प्रयोगशाला स्थापित करते हुए संभागीय मुख्यालय सहित जोरावर, मावर जंक्शन, पाली के पशु चिकित्सालय में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, खारे पानी में झींगा उत्पादन पर निर्यात की संभावना देखते हुए चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खोला जाएगा। चूरू में एक किला जो ढह गया है, इनका ठहरा है, उसके लिए 5 करोड़ रुपये देने की मैं घोषणा करता हूँ। वर्तमान में पशु पक्षियों में बर्ड फ्लू आदि रोगों के डायग्नोसिस व कंफर्मेशन हेतु भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब में सैंपल भेजे जाते हैं। प्रदेश में भी इस प्रकार की लैब की आवश्यकता को दृष्टि रखते हुए जयपुर में आधुनिक बायो सिक्योरिटी लैब 3। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड, कमेटी गठित, अब रिपोर्ट का इंतजार। मिशन 2023 से पहले डिस्ट्रिक्ट्स पर दंगल तेज, नए जिलों से जीत वाली पॉलिटिक्स। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी हमारा जूतों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बालोतरा जल्दी जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस प्रण के ऊपर हम खरे उतरेंगे। नए जिले की मांग को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापति का प्रण तो सुन लिया। इनके जैसे दूसरे विधायक भी हैं, ऐसा कोई प्रण तो नहीं लिया, लेकिन मांग है नए जिले बनाने की। सबके अपने तर्क हैं, अपनी मांग है। मिशन 2023 सामने है और नए जिलों से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम है। मध्य प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 33 जिले हैं। लंबे समय से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही है, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन, रिटायर्ड IAS अफसर राम लुभाया को कमेटी की जिम्मेदारी। इस कमेटी में ग्रामीण विकास और राजस्व समेत दूसरे कई विभागों के अफसर भी शामिल। ये कमेटी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और भौगोलिक दृष्टि से जो जगह हमने पनियाला मोड़ को चूज किया, उस जगह पे अगर जिला बनता है तो हमारे सभी विधायकों को और हमें सबको कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके आने से हमारे बानसूर, बहरोड, कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, नीमराणा और शाजापुर, मुंडावरी सारे क्षेत्र का विकास तेजी पकड़ेगा। छत्तीसगढ़ को जिला बनाने के लिए पिछले 40 वर्षों से लोग मांग करते आ रहे हैं। गंगानगर के अंदर अगर कोई दूसरा जिला बनना है तो सूरतगढ़ हर दृष्टि से उपयुक्त है, सारे नॉर्म्स पूरा करता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब जहां पर स्थित है उस क्षेत्र का नाम है फरोदी, और वो अपने जिला हेडक्वार्टर जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र के जन जन ने गंभीरता पूर्वक आवाज उठाई है कि फलोदी को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ब्यावर जिला नहीं बना है, ये 70 साल से बहुत लंबी यहाँ की जनता की मांग कर रही है, फिर भी ब्यावर को नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्यावर जिले की पूरी योग्यता रखता है। राजस्व के मामले में 20 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर के बराबर राजस्व नहीं दे पा रहा है। 33 जिलों में से करीब 24 जिलों से नए जिले बनाने की मांग उठी है। जयपुर से 4 नए जिलों की मांग उठ रही है, तो अलवर और श्रीगंगानगर से ही 4 नए जिलों की मांग सामने आई है। राजस्थान में साल 2008 में प्रतापगढ़ को अलग जिला बनाया गया था। इसके बाद से कोई नया जिला प्रदेश में नहीं बना है। राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर जिले में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। सरकार किसी की भी हो, कमेटियां बनाने का सिलसिला थमा नहीं है।
पिछले कांग्रेस राज में संधू कमेटी बनी थी, बीजेपी राज में परमेश चंद कमेटी आई, अब राम लुभाया कमेटी की बारी है। जनता आंदोलन करते और ज्ञापन देते देते थक चुकी है, लेकिन जिलों का गठन राजनीतिक फैसला होता है। जनता के दुख दर्द और दूरी से कहीं ज्यादा राजनीतिक पार्टियां वोट का नफा और नुकसान का आकलन करती हैं। तो क्या मिशन 2023 से पहले नई जिलों का गठन होगा या फिर जिलों के लिए जंग आगे भी जारी रहेगी? जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। कोटा समेत हाड़ौती की जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल नदी की नहरें अब मौत का पर्याय बनती जा रही हैं। घर जाकर राशन हेतु नाम जुड़वाना, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनाहार सहित विभिन्न योजनाओं का पात्रता होने पर लाभ स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित कर सकेगा। साथ ही राज्य सरकार योजनाओं से कोई परिवार वंचित न रहे, इस हेतु योजना के प्रचार प्रसार और उनकी जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामवासियों और लाभार्थियों से संवाद कर नुक्कड़ नाटक, सामग्री वितरण, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका। आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान रखते हुए इन्हें भी समुचित सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इस दृष्टि से मेरे द्वारा पत्रकारों हेतु पेंशन तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया था। इसी कड़ी में अब मैं आगामी वर्ष से राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकार साथियों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। विभिन्न विभागों में भामाशाह ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ द्वारा सहभागिता से कराए जाने वाले जन उपयोगी कार्यों जिनमें ऐसी संस्था की सहभागिता 50% अथवा अधिक है कि क्रियान्वयन उनके द्वारा ही करवाने हेतु आरटीपीपी नियम 2013 में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान समय में विभिन्न आर्थिक अपराधों यथा भूमि पर कब्जा, रियल एस्टेट, बैंक, बीमा, जमाबंदी, धोखाधड़ी, झूठे दिवालियापन, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियों के गठन आदि के कारण आम आदमी अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धो बैठता है। कुछ समय से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्कीम जैसी घटनाएं बढ़ी है और आम आदमी को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वे इनकी ठगी का शिकार न बने। जन सामान्य को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाया जा सके, इसे तो मैं वित्त विभाग के अधीन डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। जयपुर शहर में गृह निर्माण समितियों द्वारा अनाधिकृत पट्टे दिए जाने की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे जहाँ एक और शहर के सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आम जन के धोखाधड़ी के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001 में यथोचित संशोधित करते हुए प्रभावी कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की नवसर्जित 57 पंचायत समिति मुख्यालयों पर आम जन की सुविधा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए CBO, CDPO व BCMHO कार्यालय भी खोले जाएंगे। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मैं विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सूची सदन की मेज पर रख रहा हूँ। राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के विभागीय पदोन्नति संबंधी समस्या दूर करने के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए सक्षम प्राधिकरण द्वारा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दिशा में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली अपनाई जाएगी। आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक आयोजित की जा सकेगी। विभागीय स्तर पर ही DPC की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। भविष्य में प्लेसमेंट एजेंसी ठेका प्रथा के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे हुए कर्मियों की मांग को देखते हुए उन्हें भी नियमित भर्तियों में अन्य सुविधा कर्मियों के अनुरूप 10, 20, 30 बोनस मार्क देने का प्रावधान किया जाना की घोषणा करता हूँ।
हमारी सरकार फिर जल्द राज्य के पेंशनर एवं उनके परिवार के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान में RGST के अंतर्गत कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु पेंशनर के परिवार में स्पाउस एवं विकलांग पुत्र पुत्री ही सम्मिलित थे। मैं पेंशनरों की मांग को ध्यान रखते हुए राज्य कर्मचारियों के परिवार में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित डिपेंडेंट सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 157 करोड़ रुपये का वित्तीय भर आएगा। प्रदेश के विभिन्न बोर्डों, निगम, सार्वजनिक संस्थाओं जैसे RSMM, RTTC, तिलम संघ, विद्युत कंपनियों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्मिकों द्वारा मेरे समक्ष पेंशन न मिलने अथवा पेंशन के विकल्प संबंधी समस्या लाई गई है। ऐसी राजकीय संस्थानों में पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से परीक्षण कराकर समुचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक संस्थाओं आदि में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त अयोग्य होने एवं साथ ही उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए जाने पर उनके आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के चुकाने हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में निकाय के निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एक बारी अनुदान उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। आगामी वर्ष से परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 2 लाख रुपये, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 1 लाख रुपये, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75,000 रुपये, सेवा मेडल धारक को 50,000 रुपये तथा मेंशन इन डिस्प्ले धारकों को 25,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। मैंने अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 23 फरवरी 22 को वर्ष 22-23 बजट माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी 1 अप्रैल 22 से पूर्व पेंशन योजना OPS लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 4 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं इनके समाधान हेतु OPS लागू करने का औचित्य मुख्य रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके लिए है, क्योंकि आपने उस वक्त में शंकाएं प्रकट की थी कि इनका पैसा क्या होगा, इनको पैसा कटौती होगी नहीं होगी, वापस मिलेगी, जमा होगा, इसका क्या होगा, बहुत शंकाएं प्रकट की थी। आज मैं चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए और मैं इस सदन के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताऊं कि वास्तव में इसका औचित्य क्या है। जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 3 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से NPS लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में NPS के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत थे। अभी तक 2,146 कार्मिक NPS से एग्जिस्ट हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। NPS के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु आग्रह किया गया था। NPS के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की एक बात तो ये कि उम्मीदवार कमीशन खुद ही कह रहा है कि आप इसको वापस देखो। साथ ही CAG की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 20 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि की गारंटी को लेकर, साथ ही इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस मुख्य बिंदु निम्न है जो CNAG ने कहा है और जिसके लिए हमारे
राजस्थान की ब्यूरोक्रेट रहे हुए जो CAG बन गए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके खिलाफ में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि आर्टिकल लिखने वाला जो व्यक्तित्व है वो खुद ही, जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे, इनकी रिकमेंडेशन की एज ए CAG रिटायर होने के पहले, और वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये ऐसी लागू नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ के परे हैं। पता नहीं वो किनके दबाव में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मेरी समझ के परे। हो सकता है कि दिल्ली से दबाव पड़ा हो केंद्र सरकार का कि आप आर्टिकल लिखो जिससे कि मामला कोई बैलेंस हो। मजबूरी है, करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मोदी जी को भी, सब राज्यों को भी रोक नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसमें मानव अधिकार आयोग कह रहा नंबर 1, CAG क्या कह रहा आप सुनिए। नई पेंशन के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी, नई पेंशन लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बताइए आप, नंबर 1। वही CAG कह रहा, दूसरा पॉइंट कह रहा है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है तथा न ही फंड की व्यवहारिकता वायबिलिटी के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के तीसरा नंबर, इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% प्रतिशत कवर किया जाएगा। नंबर 5 में ये भी है, जल थल वायु सेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई। क्यों? और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको जो है जल थल वायु सेना वालों को तो पुरानी पेंशन, और BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB इत्यादि कार्मिक वो भी यही काम करते हैं, उन्हें भी NPS के तहत कवर किया गया। उनको ओल्ड एज पेंशन लागू नहीं रखी उनके। केंद्र राज्य सरकारों के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं अपने कर्तव्यों का। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। ध्यान देने लायक बिंदु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन ने भी 6 फरवरी 20 को दी गई अपनी रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए, जजेज, तमाम जजेज के लिए, सबके लिए ओल्ड पेंशन लागू करने की सिफारिश की है। यूनाइटेड कमीशन, जुडिशियल कमीशन और CAG। जो कार्मिक अपने जीवन के 35 वर्ष सरकारी जनसेवा को समर्पित करता है उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसे रिटायरमेंट होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक अपने सेवा काल में, अगर उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो ही कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। तथा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि OPS का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि आपने तो कर दिया, रोएंगे उस वक्त में 2000 पता नहीं कब 38 में रोएंगे, जनता से टैक्स वसूल होगा। इसका मतलब आप ओल्ड एज पेंशन के खिलाफ हो। आप लोग सब बैठे हो, खिलाफ हैं आप लोग। खुल के कहो खिलाफ है हम लोग, खुल के नहीं बोलते आप लोग, खुल के बोल नहीं रहे हो। टैक्स का पैसा जाएगा उस वक्त में किसको जाएगा? ये तो मैनेजमेंट है, बिना केंद्र सरकार के, बिना राज्यों के फिस्कल रेवेन्यू संबंधित पैरामीटर जो है उसके अलावा कोई कर ले ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, 70 साल तक वो रही है, 50 साल तक वो रही होगी, पहले दूसरी स्कीम थी,
उसमें कोई पूछेगा देश यहाँ से पहुँचा है, उसमें कर्मचारियों के भूमिका भी रही होगी, वही अधिकारी वही कर्मचारी उन्होंने गवर्नेंस करी है। राजस्थान